नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। प्यारे बच्चों, यह एसएससी सीजीएल का सेकेंड सेट प्रैक्टिस है और हम लोग आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ एरर्स के, कुछ फिलर्स के, कुछ पीक्यूआरएस के। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा पूरा मोटो ये है कि आपको वही क्वेश्चंस कराए जाएं जो आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या तो संभावित क्वेश्चंस हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द बॉयज हैव been playing soccer since 3 hours। बच्चे जो हैं वह 3 घंटों से फुटबॉल खेलते रहे हैं। पहली बात तो आप यह जान लें कि सॉकर का मतलब होता है क्या? फुटबॉल होता है। इसको ध्यान में रख लें, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि यहां एरर कहां है। यह सेंटेंस 4 भागों में टूटा हुआ है। पहला भाग है द बॉयज, दूसरा है हैव बीन प्लेइंग सॉकर, और तीसरा है सिंस 3 आवर्स, और चौथा है यदि आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस में गलती नहीं है तो आप 4th नंबर ऑप्शन को अपना आंसर बना सकते हैं। तो क्या सेंटेंस में कोई गलती नहीं है? तो देखिए यहाँ तो बॉयज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉयज के साथ हैव लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीन प्लेइंग सॉकर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। उसके बाद यहां लगाया हुआ है सिंस 3 आवर्स। ये जो 3 आवर है प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाता है? पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ है। जब कल के वीडियो में देखिएगा तो आपको पता चलेगा। 2 घंटा, 4 घंटा, 3 आवर, 4 आवर, 5 डेज, 10 डेज, 50 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 मंथ, 6 मंथ, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स जो आए ये सबको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के पहले किसका इस्तेमाल किया जाता है? फॉर का, सिंस का नहीं किया जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर सिंस गलत है, यानी हमारा एरर जो है वो थर्ड वाले पार्ट में है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? ही हिंटेड डैश सम लॉस ऑफ ट्रेजर। कुछ तिजोरी के, कुछ धन के खोने के बारे में उसने क्या किया? हिंट किया। अब आपको एक छोटा सा चीज याद रखना पड़ेगा, HINTED, हिंटेड एट। हिंटेड एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब होता है, याद रखिएगा। हिंटेड एट जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति आपको किसी चीज के बारे में इनडायरेक्ट तरीके से बताता है। किस तरीके से प्यारे बच्चों? इनडायरेक्ट तरीके से बताता है, तो वहां पर हम लोग हिंटेड एट लिखते हैं। तो यहां पर हिंटेड एट एक फ्रेजल वर्ब होता है और इसका मतलब होता है कि परोक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से किसी चीज के बारे में कोई बताता है, उसको हिंटेड एट बोला जाता है। तो उसने ट्रेजर के कुछ लॉस होने के बारे में बताया, हिंट किया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? 4th नंबर होगा, एट लगेगा हिंटेड के साथ। तो आइए इसको याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ये आ गया आपके पास। थर्ड क्वेश्चन का पूरा हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, तभी तो हम कर सकते हैं। अब आप भी करिए, खुद करिए और इसको बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइए। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या है भाई? द बसेस आर रनिंग। बसेस क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। डैश नागपुर एंड हैदराबाद। कहां कहां चल रहे हैं? नागपुर और हैदराबाद। यहां पर देखो जब एंड आ जाता है ना, तो एंड जब आता है तो ये अपने साथ क्या लेता है? पता है क्या लेता है? बिटवीन लेता है। क्या लेता है प्यारे बच्चों?
बिटवीन लेता है, देखो फॉर तो लेगा नहीं, है ना। फ्रॉम यदि लेता तो उसके साथ टू लेता, टुवर्ड्स का तो कोई है ही नहीं, दो जगहों के बीच की बात की जा रही है। जैसे कि ये ट्रेन कोई लोकल ट्रेन है, वह पटना से आरा चलती है, कोई लोकल ट्रेन है जो दो जगहों के बीच में चलती है। तो वही है कि बसेस आर रनिंग बिटवीन नागपुर एंड हैदराबाद, जो बसेस हैं वह नागपुर और हैदराबाद के बीच में चल रही हैं। तो यहाँ पर एंड है तो अपने पहले वो यहाँ पर बिटवीन ही लेगा, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। और यदि यहाँ पर बिटवीन रहता तो आगे क्या ले लेता, एंड ले लेता, इस चीज को याद रखना। और यदि फ्रॉम रहता तो आगे लेकर के क्या ले लेगा, टू ले लेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीजों को समझ रहे हैं और आप अपने कॉपी पर नोट कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन को यदि आप नोट करते हैं, इसको 2-4 बार पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से। A state, society or group governed by old people is known as। एक या तो स्टेट राज्य या कोई समाज या कोई ग्रुप जिसको कि कौन गवर्न करते हैं, किसको कौन चलाते हैं, ओल्ड पीपल। तो कह सकते हैं कोई देश, कोई समाज, कोई छोटा सा ग्रुप को गवर्न करने वाले यदि ओल्ड पीपल हो तो उस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो बहुत इजी है, इसको बोलते हैं जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा समाज जहां पर बुजुर्गों का चलता हो, जहां पर बड़ों का चलता हो, जो वृद्ध हो उनका वैल्यू होता हो, वह उस समाज को चलाते हो, तो इसको बोलेंगे जेरोंटोक्रेसी। अब आपके मन में आ रहा होगी सर इसके बारे में भी बताओ, नियोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो जब जो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्या अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं उसके लिए, या जो लोग जो नौजवान है, यूथ है, जिसके पास नॉलेज की कमी है, यदि उनको उनके हाथों में सत्ता दे दी जाए तो कैसे चलाएंगे आप समझ सकते हैं। तो जो अनएक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं यदि वो समाज को चलाते हैं तो उनको बोला जाएगा कि नियोक्रेसी। और ओलिगार्की का मतलब होता है कि एक छोटा सा समूह, एक छोटा सा ग्रुप, ए स्मॉल ग्रुप जो पूरे देश पर शासन करता है। कैसा ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप, 2-4-5-10 लोगों का ग्रुप जो पूरे देश पर शासन करता है, उसको बोला जाता है ओलिगार्की। और चौथा है प्लूटोक्रेसी, जो रिच पीपल यदि किसी देश पर अपना प्रभुत्व जमाते हैं, किसी देश को चलाते हैं, तो उस सिस्टम को प्लूटोक्रेसी बोला जाता है। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। बुजुर्गों के द्वारा चलाया गया समाज, स्टेट, क्या कहलाता है, जेरोंटोक्रेसी। जो नौजवान, जो अनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनके द्वारा यदि समाज चलाया जाता है तो नियोक्रेसी। यदि छोटे ग्रुप के द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है तो ओलिगार्की होता है, ओलिगार्की। और जो रिच पीपल के द्वारा चलाया जाता है तो उस देश में क्या है, प्लूटोक्रेसी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है और आप उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, बनाइएगा। आइए देखा जाए। यहां पर आ गया हमारे पास, ये क्या है, माई नीस सेड, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन आप पढ़े होंगे। सो माई नीस सेड आई हैव डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन। मैं बैडमिंटन में क्या करूंगी, आई हैव डिसाइडेड टू टेक कोचिंग, मैं कोचिंग लूंगी बैडमिंटन खेलने के लिए, ये मेरी भतीजी ने कहा। तो क्या होगा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि यहां पर माई नीस सेड के बाद यदि टू नहीं आया है, यदि टू नहीं आया है तो सेड को हम लोग इनडायरेक्ट बनाते वक्त भी क्या रख देते हैं, सेड ही रख देते हैं। चलिए, तो यहां पर
देखा जाए कि क्या गलती है, कौन सा सही है, आइए मिलाया जाए। माई नीस सेड सी इज डिसाइडिंग टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन। सिंपल सी बात है, यह गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर सेड है, तो यहाँ पर कौन सा चेंज ऑफ टेंस होगा? चेंज ऑफ टेंस होगा तो इस को आज में बदलना चाहिए, तो ये ऑलरेडी गलत है। अब यहाँ पर है कि माई नीस टोल्ड दैट आई हैव डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन। तो देखो यहाँ पर माई नीस के बाद डायरेक्ट टोल्ड आ गया। मैंने अभी क्या बताया कि यदि यहाँ पर केवल सेड रहे, सेड के बाद कुछ नहीं आए, या हम लोग अपने से कुछ नहीं लिखे, तो सेड को सेड ही रखते हैं, टोल्ड नहीं लिखते हैं, तो यह भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर हैव है और यहाँ भी हैव है। आपको पता है ना कि हैव जो होता है वह हैड में बदल जाता है, तो यहाँ भी आपका यह गलत है। थर्ड नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि माई नीस टोल्ड मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया गया है, मेरी भतीजी ने मुझसे कहा, तब यहाँ पर टोल्ड सही है, क्योंकि टोल्ड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया है। सो माई नीस टोल्ड मी दैट शी हैड डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन, यह करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। और फोर्थ को भी हम लोग डिडक्ट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर विल लगा दिया गया, सेंटेंस में विल लगाने का कोई भी मैंने संभावना ही नहीं है, कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदला गया है। अब सब्जेक्ट कौन है? माई नीस है। माई नीस एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम लोग इस्तेमाल किए सी। हैज है बदल जाता है हैड में, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू के बाद V1 आता है, कोचिंग इन बैडमिंटन। पूरी तरह से सेंटेंस सही है और ये इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे बच्चों, यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो समझने में, ऐसा लगे कि मैं थोड़ा तेजी से आगे बढ़ जा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए जरूर कुछ करने का प्रयास करूँ। हमारे पास ये सवाल है कि सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, कौन सा स्पेलिंग गलती है? तो देखो हमको पहले ही दिख गया, क्या दिख गया भाई? टैरिफ दिख गया। टैरिफ का स्पेलिंग TARIFF टैरिफ होता है, और टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स होता है। जैसे मान लो कि ये इंडिया है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया में किसी देश के माध्यम से सामान आता है, तो इसी सामान फ्री में नहीं आ जाएगा, उस पर भारत सरकार टैक्स लेती है, और वही जो टैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? टैरिफ बोलते हैं। अब आइए दूसरा वर्ड है पैराशूट। पैराशूट स्पेलिंग सही है, और इसका मतलब होता है इसके माध्यम से एक ऐसा चीज होता है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, पैराशूट। और तीसरा क्या होता है? जोड़ीदार होता है, आपका मित्र, आपका साथी, आपके साथ रहने वाला, आपका रूममेट, ये सब पार्टनर होते हैं। और चौथा है सर्जेंट। सर्जेंट का मतलब होता है या तो एयरफोर्स में, या तो एयरफोर्स में, या तो नेवी में जो लोअर ऑफिसर होते हैं। कैसे ऑफिसर होते हैं प्यारे बच्चों? लोअर ऑफिसर, वो ऑफिसर ही होते हैं बट उनका थोड़ा रैंक लो होता है, उनको क्या बोलते हैं? सर्जेंट बोलते हैं। तो कौन सा स्पेलिंग गलत था? टैरिफ गलत था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फर्स्ट नंबर टैरिफ होगा। देखो कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं, मेरी पूरी आशाएं हैं, मेरी पूरी इच्छाएं हैं कि आप भी इतना ही आसानी से अपने एग्जामिनेशन में कर पाओ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अपने प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करते रहो, मैं आपके प्रॉब्लम को सही करता रहूंगा। ये है इडियम लॉक हॉर्न्स। लॉक हॉर्न्स का मतलब क्या होता है? लॉक हॉर्न्स का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहसबाजी करना। क्या करना? किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में बहस करना। बहस करना, तो बहस करना ये कौन कहां पर है? बी लाइक बुल की तरह बनना, ये तो होगा नहीं, ये तो आंसर गलत है। आर्ग्यू अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में आर्ग्यू करना, बहसबाजी करना, तो यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि तीसरा तो एग्री विद समवन, किसी के साथ एग्री कर जाना, ये बिल्कुल नहीं होगा। थिंक अबाउट हॉर्न्स, हॉर्न्स के बारे में सोचना। हॉर्न्स का मतलब सिंग होता है, सिंग देखना, ये वाला जो जानवरों के पास होता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारे किसी चीज के बारे में बहस करना, यानी कि आर्ग्यू विद समथिंग, हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? 2 नंबर आपको याद रखना होगा। लॉक हॉर्न्स का मतलब किसी चीज के बारे में बहस करना।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं, बेहिचक बेधड़क बिना डरे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सी इज सो डैश दैट नथिंग अबाउट द मैटर मूव्स हर। सी इज सो डैश नथिंग अबाउट द मैटर मूव्स हर। वो इतना क्या है कि उसको कोई भी चीज मूव नहीं कर सकता। कैसी है कि उसको कोई चीज मूव ही नहीं कर सकता। तो ज्वाइनिंग तो नहीं हो सकता, खुद ही सोचो कि कोई चीज ज्वाइनिंग है जो मूव नहीं कर सकता, ये तो प्रोडक्ट का यहां पर कोई सेंस नहीं आ रहा। रिपल्सिव का मतलब होता है क्या, गेट बैक, पीछे हटना। और नॉन चैलेंज का मतलब होता है बेपरवाह, बेपरवाह, किसको किसी को उसको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। तो वह क्या है, बेपरवाह ही है, इसलिए उसको कोई भी चीज मूव नहीं करा सकता। सी सो नॉन चैलेंज दैट नथिंग अबाउट द मैटर मूव्स हर। यानी कि यहाँ पर जो होगा वर्ड हमारा वो क्या होगा, नॉन चैलेंज होगा। नॉन चैलेंज का मतलब होता है बेपरवाह, उसको कोई फर्क नहीं है, वो एकदम चुप है, शांत है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि वह हमारा आंसर जो होगा वो नॉन चैलेंज होगा, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग का मतलब क्या होता है। ड्रॉ द लाइन एक प्रकार का इडियम है और इसका अर्थ होता है कि किसी खास बिंदु पर, किसी खास बिंदु पर किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। क्या करना, स्वीकार करना। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, किसी चीज पर। तो कमिंग टू द कंक्लूजन, इसका तो अर्थ हो जाएगा कि कोई चीज के रिजल्ट पर आना। दूसरा हो जाएगा मेकिंग पेंसिल स्केचेस, पेंसिल के स्केच बनाने, तो बा फालतू है। अगला एक्सेप्ट समथिंग, कोई चीज को एक्सेप्ट करना। अप टू पार्टिकुलर पॉइंट, किसी खास पॉइंट पर किसी चीज को एक्सेप्ट करना क्या होता है, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। तो यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, ये आपको इडियम याद रखना पड़ेगा। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, किसी खास बिंदु पर किसी खास चीज को स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट समथिंग अप टू द पर्टिकुलर पॉइंट। और यहाँ पर तो ये हो ही क्या आंसर, तो ये होगा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये हमारे पास सवाल है, देखिए जाए। ये कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट मीनिंग। ये जो आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर में दिया हुआ ना, रिलीज, इसका अपोजिट लिखना है। कह रहा है कि आई डोंट रिलीज टेलिंग हर दैट हर सन हैज बीन अरेस्टेड। मुझे ये बात बताते हुए खुशी नहीं मिलती है कि उसका बेटा अरेस्ट कर लिया गया है। रिलीज का मतलब होता है खुश होना। क्या होना, खुश होना। रिलीज का मतलब तो कह रहा है ना कि मुझे खुशी नहीं होती है उसको यह बात बताते हुए कि उसका बेटा अरेस्ट हो चुका है। तो इसका एंटोनिम लिखना है। तो लव का मतलब प्यार करना, तो ये तो इसी से रिलेटेड है। एपैथी का मतलब होता है शांत रहना, चुप रहना, रूखा सा रहना। लाइक का मतलब पसंद करना, एडोर का मतलब प्यार करना। तो प्यार करना, पसंद करना, लव, प्यार करना, ये सब जो है रिलीज के क्या है, साइनोनिम हो जाएंगे। और एक लौता वर्ड है जो उसका एंटोनिम होगा, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, एपैथी, चुप रहना। किसी चीज को ना करने की इच्छा करना, ना करने की इच्छा। यहाँ पर तो उतावला है, खुश है, और यहाँ पर ठीक उसका उल्टा क्या हो जाएगा, शांत, चुप, रूखा सा, न काम करने की स्थिति, ऐसी, उसको बोलते हैं एपैथी। तो रिलीज का हमें एंटोनिम लिखना था, अपोजिट वर्ड लिखना था, हमारा आंसर एपैथी होगा। अब आइए अगला सवाल, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ा जाता है। अगला सवाल बड़ा ही सिंपल सवाल है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। इट इज worn on the wedding night only and it is a rule that no scissors are employed in making it.
इट इज ओन ऑन वेडिंग नाइट ओनली, इसे केवल वेडिंग नाइट के दौरान ही पहना जाता है। एंड ये रूल है कि कोई भी सीजर्स का आर एम्प्लॉयड इन मेकिंग इट, कोई भी सीजर्स का इस्तेमाल इसको बनाने के लिए नहीं किया जाता। अब देखो कुछ जो बच्चे काफी उतावले होंगे वो फटाक से पकड़ेंगे कि अच्छा सीजर्स है, सीजर्स तो नहीं होता है, अ पेयर ऑफ सीजर्स होता है, तो सर हमारा आंसर फर्स्ट होगा, अ पेयर ऑफ सीजर होना चाहिए। प्यारे बच्चों ये पूरी तरह से गलत है। पहली बात है कि अ पेयर ऑफ सीजर होना ही नहीं चाहिए, अ पेयर ऑफ सीजर्स होना चाहिए। दूसरा, अकेले सीजर है तो सीजर आता नहीं है, सीजर्स होता है। यहाँ पर लिविंग थिंग तो है नहीं कि सीजर्स आप लिख रहे हैं, जैसे राम्स पेन, किसी खास चीज में लगता है ना लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफ, बट यहाँ नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि ये इट इज वर्न ऑन वेडिंग नाइट ओनली, यह केवल शादी के दिन पहना जाता है। एंड इट इज रूल, और यह नियम है कि नो सीजर्स आर इंप्लॉयड इन मेकिंग इट। यहाँ पर सीजर्स सिंगुलर मीनिंग नहीं दे रहा है, यहाँ पर कहते हैं कोई भी सीजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा सीजर्स की बात की जा रही है। और जब एक से ज्यादा सीजर की बात की जा रही है तो अब यहाँ पर सीजर्स ही होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, यहाँ नो इंप्रूवमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। सीजर्स, और सीजर्स का मतलब बार बार हम लोग सीजर सीजर कर रहे हैं, तो सीजर का मतलब कोई ऐसा हमारा भाई होगा जिसको मालूम नहीं होगा मीनिंग, कैंची होता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ये है, डैश यू टेल मी द वे टू स्टेशन प्लीज। अब यहां पर है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है और यहां प्लीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्लीज लिखा हुआ है। तो देखो, किसी से रिक्वेस्ट करते हुए मे का भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कुड का भी इस्तेमाल किया जाता है। मस्ट तो बहुत जरूरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। और माइट जो होता है वह कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए स्पेशली होता है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, आप वीडियोस में जाकर के इन सभी का यूज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि हम किसी से बोलते हैं, अपने क्लासरूम में टीचर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मे आई कम सर, मे आई कम, क्या मैं अंदर, क्या मैं आ सकता हूं? लेकिन हम कभी भी प्लीज नहीं बोलते हैं, हम दोबारा रिक्वेस्ट नहीं बोलते यदि हम लोगों ने मे बोल दिया तो। सेम टू सेम यहाँ पर यही कैटेगरी लगेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर मे यदि हम लगाते तो यहाँ पर प्लीज की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा कुड होगा, क्योंकि कुड से भी हम लोग रिक्वेस्ट शो करते हैं, कुड का भी इस्तेमाल रिक्वेस्ट को शो करने के लिए किया जाता है। सो कुड यू टेल मी द वे टू स्टेशन प्लीज, क्या आप स्टेशन का रास्ता मुझे बता सकते हैं कृपया? तो यहाँ पर आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा? कुड होगा। मे तभी होता है जब यहाँ पर प्लीज का इस्तेमाल नहीं होता। अब आगे आते हैं, बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये पैसिव वॉइस है, whom did you laugh at। इसका अर्थ तो पहले निकाल लो कि तुम किस पर हंसे। इसका मतलब क्या हुआ? तुम किस पर हंसे, यानी कि हंसने वाला तुम हो। काम किसके द्वारा किया जा रहा है? तुम्हारे द्वारा। तो जो काम करता है उसी के पहले पैसिव वॉइस में क्या लगता है? बाई लगता है। बड़ा सिंपल चीज है, पैसिव वॉइस सब जानते हैं, लेकिन मैंने देखिए बड़ा बारीकी से मैंने इन चीजों को पकड़ा है कि जो काम करता है, जैसे कि राम आम खाता है, यानी आम किसके द्वारा खाया जाता है? राम के द्वारा, बाई राम। उसी प्रकार तुम किस पर हंसे, यानी हंसने का काम किसके द्वारा हो रहा है? तुम्हारे द्वारा हो रहा है। तो देख लो, जिस सेंटेंस में जहां भी यू के पहले बाई लगा है वही आंसर होगा। यहां देखो, यू के पहले बाई लगा है, नहीं लगा है। यू के पहले बाई लगा है, यही सही है, क्योंकि यू, फिर यू के पहले बाई यहाँ नहीं लगा है, यू के पहले बाई यहाँ नहीं लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि हु वॉज लाफ एट बाई यू। इसका कुछ और रूल्स हैं,
बाय हुम में बदल जाता है, उसके लिए वीडियोस को फॉलो करें प्लीज। और आप कहें तो इसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाऊं ऐसे ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस के लिए, कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप बताएं प्लीज, आप बताएं, क्योंकि ये वीडियो का मेडल है। यदि आप यहाँ तक हमें देख रहे हो ना, तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे एग्जामिनेशन तक तुम्हारे साथ हैं। उस दिन तक हैं जब तुम एग्जाम देने जा रहे हो, उस दिन मैं आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा। तो कृपया करके बताओ कि हाँ, मैं एक सीरियस एस्पायरेंट हूँ और मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। मुझे बहुत आनंद मिलेगा कि आप मेरे माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता रहूंगा। तो आप बताएं कि यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट फॉर एसएससी सीजीएल। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल है। द आर्ट ऑफ, क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द के एक शब्द। द आर्ट, आर्ट मतलब कला, किस चीज का, इफेक्टिव और परसुआसिव स्पीकिंग, एक ऐसा स्पीकिंग जो काफी ज्यादा लुभाने वाला हो, प्रभावित करने वाला हो, चाहे स्पीकिंग हो चाहे राइटिंग हो। उस कला को क्या बोलते हैं, वैसी कला जिसके लिखने की कला, बोलने की कला बड़ा अच्छा हो, उसको बोलते हैं रेटोरिक। उस कला को क्या बोलते हैं, रेटोरिक। रेटोरिक यदि आप हैं तो आपके पास कौन सी कला है, बोलने और लिखने की कला है, इसको बोलते हैं। बम्बास्टिक का मतलब होता है आडंबरपूर्ण, झूठ मूठ का आडंबर अपना बांध रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो बम्बास्टिक आप कर रहे हैं। वैसे हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, रेओटिक हो जाएगा, सेकंड नंबर। आर्किक का मतलब होता है प्राचीन, कोई चीज बहुत पुराना है उसको आर्किक बोल सकते हैं, आर्किक। और पोएट्री का मतलब तो आपको पता ही है, पोएट्री का मतलब पोएम होता है, कविता होता है। अगला सवाल है हमारे पास प्यारे बच्चों, आइए फिर से देखा जाए, बड़ा अच्छा सवाल है और इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। वोज, वोज का मतलब होता है संकट, क्या होता है प्यारे बच्चों, संकट। तो जॉय मतलब तो खुशी होता है, रिलीफ का मतलब आराम होता है, और ब्लिस का भी मतलब खुशी होता है, आनंद होता है ना। तो यहां पर हमें सेम वर्ड लिखना है, सिनोनिम लिखना है। तो संकट का सेम कभी खुशी नहीं होगा, कभी आराम नहीं होगा, कभी आनंद नहीं होगा, क्या होगा, मिसफॉर्च्यून होगा। मतलब क्या, जो अभागा हो, दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य जो है वो इससे मिलता जुलता है, संकट से मिलता जुलता है। हमारा आंसर जो होगा वो सेकेंड नंबर होगा, वो मतलब संकट होता है। अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास आइए करते हैं, और आ गए हैं। आई, यहां पर हमें जो अंडरलाइन है ना, इस अंडरलाइन के जगह पर क्या सही होगा हमें पता करना है ना। सो आई रीच्ड द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंच गया था। बिफोर टाइम, समय से पहले। एज, क्योंकि। आई वॉन्ट टू कंप्लीटेड सम पेंडिंग जॉब। एक बात याद रखना कि टू के बाद आने वाला वर्ब कौन से फॉर्म में होता है, वन फॉर्म में होता है। तो ये तो पता चल गया कि हाँ तो गलत है। अब इसके जगह पर सही क्या होगा, एक चीज मैं और बताता हूँ। देखो सेंटेंस जब शुरुआत हुआ था तो पास्ट इंडेफिनिट का था, सब्जेक्ट के बाद सीधा V2 लगा हुआ है। तो जब V2 लगा हुआ है तो आगे आने वाला भी जो वर्ब होगा वो भी V2 में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आई रीच्ड द ऑफिस बिफोर टाइम एज आई वांटेड टू कंप्लीट। वांटेड टू कंप्लीट होगा, वांट तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ है, तो फिर बाद में जाके प्रेजेंट तो होगा नहीं, बाद में जाके प्रेजेंट तो होगा नहीं। और ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है कि वांटेड टू, और उसके बाद कंप्लीट भी बना रहा है, यही हमारा सही है। हमें नो सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, हमारा आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सेंटेंस में जब शुरुआत पास्ट से हो तो उसके आगे आने वाला वर्ब जो होता है वो भी पास्ट में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर मारिए। सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, कौन सा गलत है, तो कौन, ट्रेजेडी का मतलब होता है बर्बादी।
तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेजिडी TRAGEDY सही है। कॉन्फिडेंस CONFIDENC तो गलत है सर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो आत्मविश्वास होता है इसका मतलब, तो ये जो वर्ड था ना वो गलत था, तो हमारा तो आंसर मिल ही गया कॉन्फिडेंस, यही हमारा आंसर होगा कॉन्फिडेंस। अगला क्वेश्चन जो है हमारा एक्सक्लूजनरी होगा। एक्सक्लूजनरी का मतलब होता है बहिष्कार, बहिष्कार किया जाने वाला, जिसको बहिष्कार किया जाए। बहिष्कार का मतलब जानते हैं, जिसको बहिष्कार किया जाए, जिसको पसंद नहीं किया जाए, जिसको समाज से अलग रखा जाए। और पेडागॉगिकल, पेडागॉगिकल का मतलब होता है वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका, उसको पेडागॉगिकल बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है आज का हमारे पास, आइए स्टार्ट करते हैं। हमें ढूंढना है भैया एरर, एरर कहाँ है सेंटेंस में। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू मैंसन लोकेटेड इन द सिटी। सेंटेंस पढ़ते ही हमें आंसर आ जाना चाहिए। सभी फर्नीचर्स को नए मकान में भेज दिया गया, इस सिटी में जो स्थित है। यहाँ पर फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, यानी यहाँ पर सेंटेंस में ये मिस्टेक है। फर्नीचर्स नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, सिनेरियोज नहीं होता है, पोएट्रीज नहीं होता है, बहुत सारे वर्ड हैं। इसके पास एस या यस का इस्तेमाल नहीं किया जाता उसको प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा एरर फर्स्ट वाले पार्ट में है, फर्नीचर्स के जगह पर फर्नीचर होगा, यानी कि हमारा आंसर फर्स्ट होगा। प्यारे बच्चों, मेरा मेहनत आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। हर एक दिन आपके लिए बेहतर हो उसका मैं पूरा व्यवस्था कर रहा हूं, ताकि आपके इंग्लिश एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग यदि लगातार जुड़े रहे, आप मेरा सपोर्ट करते रहे, मैं आपके साथ दिल दिमाग सबसे आप ही के साथ हूं। थैंक यू सो मच for watching this video. Well done.